जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो से हम विज्ञान के 500 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज के पार्ट फर्स्ट को कवर करेंगे। और बेटा जो क्वेश्चन होंगे, टोटल नंबर आप क्वेश्चन होंगे आज के वीडियो में, वो आपको 100 मिलने वाले हैं, 100 मिलने वाले हैं। और ये जो प्रश्न है आपके, ये फिजिक्स पर आधारित होंगे। ठीक है, फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे, भौतिक विज्ञान के प्रश्न होंगे। बेटा आप ऑल स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, भारत के किसी भी छोटे बड़े एग्जाम की बात करो, अगर साइंस से रिलेटेड प्रश्न वहाँ पर पूछे जाते हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। कारण है कि इसमें हम फिजिक्स के प्रश्नों को भी कवर करेंगे, इसके बाद हम केमिस्ट्री के प्रश्नों को भी कवर करेंगे, उसके बाद बायोलॉजी के प्रश्नों को भी कवर करेंगे। और साइंस से रिलेटेड जो सामान्य विज्ञान के अंतर्गत प्रश्न है वो बेटा इसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और आज का वीडियो भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। सो डोंट स्किप द वीडियो। चलिए शुरुआत करते हैं। और ये रहा बेटा आपके सामने पहला प्रश्न दिया गया है कि ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है। बेटा विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं उसे हम कॉस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसमें बेटा ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान को कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? परमाणु सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो राइट आंसर है कणाद के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और बेटा जो कणाद की पुस्तक है ना, उसका नाम क्या है? वैशेषिक सूत्र है। मोस्टली आपसे परीक्षा में पूछी जाती है, इसलिए इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत द्वारा छोड़े गए पहले उपग्रह का फर्स्ट सैटेलाइट कौन था जो भारत के द्वारा लॉन्च किया गया था अंतरिक्ष में? उसका राइट आंसर बेटा आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण के बारे में अक्सर आप जो है विभिन्न सोर्सेस के माध्यम से जानते रहते हैं, चंद्र ग्रहण के बारे में भी जानते हैं। तो इसका जो सिद्धांत है ना, इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? भारत की मैं बात कर रहा हूँ, तो आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। और आर्यभट्ट के नाम पर ही भारत का पहला सैटेलाइट फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया गया था। उसका नाम भी क्या था बेटा? आर्यभट्ट ही था। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत जनरेटर तो आप बिल्कुल जानते हो, मतलब बिजली को पैदा करने का काम करता है। किस सिद्धांत पर काम करता है? तो राइट आंसर बेटा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर हमारा विद्युत जनरेटर काम करता है। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम आप सभी ने जाना है। किसको आधार बना करके प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या इन्होंने की थी? कहना चाहता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करते समय बेस किसको बनाया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो राइट आंसर है बेटा क्वांटम सिद्धांत को बेस बनाया था इन्होंने। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अगर किसी प्रकार का कोई संदेह है तो कमेंट बॉक्स खाली है, मैं पहले भी बोल रहा हूँ और मैं आगे भी बोलूँगा। ठीक है, रॉकेट का जो प्रक्षेपण है किस सिद्धांत के अनुसार काम करता है? बेटा जो रॉकेट का प्रक्षेपण है, अभी चंद्रयान 3 के बारे में आपने सुना। ठीक है, बहुत ही मिशन भारत का एक प्रबल मिशन है और चंद्रयान 2 में थोड़ा सा हम मिस हो गए थे, लेकिन इस बार आशा है कि हम सफल होकर लौटेंगे। तो चंद्रयान 3 बेटा प्रक्षेपण जो होता है ना, रॉकेट का जो प्रक्षेपण होता है वो न्यूटन के गति के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि परमाणु भट्ठी किस सिद्धांत पर काम करती है? बेटा जो परमाणु भट्ठी है, जिसे न्यूक्लियर भट्ठी के नाम से भी जानते हो, ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करती है। दो सिद्धांत काम करते हैं, एक आपका नाभिकीय संलयन होता है, एक विखंडन होता है। तो बेटा जो परमाणु भट्ठी है वो विखंडन पर काम करती है। और सूर्य जो आपका चमक रहा है उसमें जो ऊर्जा है और जो गर्मी है, जो ताप है, ये सब बेटा नाभिकीय संलयन की वजह से, हाइड्रोजन के नाभिकीय संलयन की वजह से इस तरीके से सूर्य आपका लगातार चमक रहा है। और जो परमाणु भट्ठी की बात कर रहा है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन करवा दूंगा जहाँ पर जरूरत होगी बेटा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसके द्वारा मापा गया? जैसा कि आप सभी जानते हो प्रकाश का वेग बेटा कितना है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड बेटा ये प्रकाश का वेग है, प्रकाश की चाल है। सर्वप्रथम किसके द्वारा मापा गया था? तो रोमर के द्वारा इसकी माप की जाती है। ठीक है, अगला है कि नियंत्रण का विज्ञान क्या कहलाता है? मतलब कंट्रोल करने वाला जो साइंस होता है उसे साइबरनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर क्या बेटा? साइबरनेटिक्स बोला जाता है कंट्रोल करने वाले विज्ञान को। शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? शिलालेख, आपने अशोक के शिलालेख के बारे में जाना होगा। ठीक है बेटा, तो शिलालेखों का जो अध्ययन है, उसका जो विज्ञान है
उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे बेटा एपिग्राफी के नाम से जाना जाता है। मतलब शिलालेख का अध्ययन जिस भी विज्ञान में किया जाता है उसे हम एपिग्राफी के नाम से जानते हैं। ठीक है। समय व अवधि का अध्ययन किस में किया जाता है? मतलब आपके टाइम का हो, उसका जो अध्ययन है ना समय और अवधि का, किस विज्ञान में किया जाता है? तो क्रोनोलॉजी में किया जाता है। क्रोनोलॉजी में बेटा आपके समय और उसकी अवधि का अध्ययन करने का काम किया जाता है। अगला प्रश्न है, आकाशीय पिंडों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? बेटा आकाशीय पिंड जैसा कि आप सभी जानते हैं। ठीक है। तो इसका जो अध्ययन है उसे एस्ट्रोनॉमी के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? एस्ट्रोनॉमी में किया जाता है। ठीक है। चलो, वैसे एस्ट्रोलॉजी होना चाहिए। ओके। अगला प्रश्न है कि भौतिकी का जन्मदाता किसे माना जाता है? बेटा जो भौतिकी है, फिजिक्स है, इसका जन्मदाता सर आइजक न्यूटन को माना जाता है, आपके भौतिकी का जन्मदाता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जो मैट्रिक प्रणाली है इसका प्रारंभ कब होता है? तो बेटा भारत में मैट्रिक प्रणाली का जो जन्म देखने को मिलता है, उद्भव देखने को मिलता है, वो बेटा 1956 में देखने को मिलता है। ठीक है। प्रारंभ कब होता है? तो 1956 में होता है। प्राचीन भारत में रस विद्या का जनक किसे कहा जाता है? रस विद्या का जो जनक है प्राचीन भारत की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर बेटा नागार्जुन। साइंस से रिलेटेड प्रश्न है। ठीक है। हिस्ट्री में मत जाइएगा जो आप कंफ्यूज कर जाओ, साइंस का ही प्रश्न है। अगला प्रश्न बेटा, चंद्रमा के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? मतलब जिस विज्ञान के अंतर्गत हम चंद्रमा का अध्ययन करते हैं उसे हम सेलेनोलॉजी के नाम से जानते हैं। आधुनिक आइंस्टीन की उपमा किसको दी जाती है? मतलब आधुनिक आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो स्टीफन विलियम हॉकिंस को आधुनिक आइंस्टीन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है विज्ञान के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु की 3 डायमेंशनल छवियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, उन्हें हम फिर से उत्पादित करना चाहते हैं, तो इस तकनीक को एक्चुअली में हम किस नाम से संबोधित करेंगे या ये तकनीक किस नाम से जानी जाएगी? तो उसे बेटा हम होलोग्राफी के नाम से जानते हैं और इसमें हम किसी भी वस्तु की 3D डायमेंशन छवियां निकालने का काम करते हैं। वायुयान किस सिद्धांत पर काम करता है? बेटा जो वायुयान आपका उड़ता है एक्चुअली में वहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल काम करता है? तो बर्नौली के द्रवगतिकी का सिद्धांत वहाँ पर काम करता है, या इसी सिद्धांत पर आपका वायुयान उड़ता है। अगला प्रश्न है कि शून्य की बात करें या फिर दशमलव प्रणाली की बात करें, इसका आविष्कारक किसे माना जाता है? तो आर्यभट्ट को बेटा शून्य का और दशमलव प्रणाली का आविष्कारक माना जाता है। आर्यभट्ट के नाम से पहला सैटेलाइट भी भारत के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के बारे में भी सबसे पहले इन्होंने बताया था। तो बहुत इन्होंने अहम भूमिका निभाई है हमारे विज्ञान सेक्टर में। किस भारतीय गणितज्ञ विज्ञानी ने संख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इसका राइट आंसर है श्रीनिवास रामानुजम के द्वारा संख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है और सेशन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी वनडे एग्जाम में बेटा प्रश्नों को धुआं करके आप आएंगे अगर कुछ पल रुक करके जाएंगे। भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग का जनक किसे कहा जाता है? बेटा भारत में जो परमाणु ऊर्जा विभाग बनाया गया है एक्चुअली में जनक कौन है? तो राइट आंसर है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर व आंकिक तर्क, कंप्यूटर व फिर आंकिक तर्क किस सिद्धांत पर एक्चुअली में वर्क करते हैं, काम करते हैं? तो कंप्यूटर या फिर आंकिक तर्क की अगर हम बात करें तो विद्युत परिपथ के सिद्धांत पर ये सब के सब काम करते हैं। ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भाप इंजन किस सिद्धांत पर वर्क करता है? भाप इंजन जेम्स वाट का नाम सुना होगा शायद, केतली वेतली। ठीक है। तो ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर काम करता है बेटा भाप इंजन का सिद्धांत। घर्षण की बात करें या स्नेहक की बात करें, इनका जो अध्ययन है किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो बेटा घर्षण तथा स्नेहक का जो अध्ययन है ट्राइबोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। साइंस की एक शाखा है जिसका नाम है ट्राइबोलॉजी। इसमें घर्षण का मतलब कोई, अरे टायर वायर समझ लो ना, गाड़ी चलती है घर्षण लगता है तभी तो टायर आपके घिस जाते हैं, उसी की बात कर रहा है। घर्षण हो या स्नेहक हो, ग्रीस वगैरह लगाते हो ना चिकन हार्ट के लिए, वही तो कह रहा है। घर्षण या स्नेहक का अध्ययन बेटा आपका ट्राइबोलॉजी के अंतर्गत आता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय मापन का अध्ययन
किस विज्ञान में होता है, मतलब विज्ञान की कौन सी शाखा है जिसमें समय मापन का अध्ययन किया जाता है, उसे बेटा हॉरोलॉजी के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है? हॉरोलॉजी बोला जाता है, जिसमें समय मापन का अध्ययन होता है। सूर्य की ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत क्या है? अभी मैंने कुछ समय पहले बताया था आपको, हाइड्रोजन परमाणुओं के नाभिकीय संलयन के द्वारा इस तरीके से सूर्य की ऊर्जा भी बनी हुई है और उसका प्रकाश लगातार बना हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश की चाल कितनी है? ये भी आंसर मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है बेटा आपके प्रकाश की चाल। भारत का प्रथम इंजीनियरिंग शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला इंजीनियरिंग शिक्षा संस्थान एक्चुअली में कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था? रुड़की में किया गया था। और ये रुड़की कहाँ पर पड़ता है बेटा? उत्तराखंड में पड़ता है। यहाँ की राजधानी देहरादून भी है और गैरसैंण भी है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कार्य किस प्रकार की राशि है? तो बेटा जो कार्य है ये अदिश राशि के अंतर्गत आती है, स्केलर क्वांटिटीज के अंतर्गत आती है। वैसे राशि आपके 2 प्रकार की मानी जाती है, एक आपकी जो है सदिश राशि है, दूसरी अदिश राशि है। अदिश राशि में आपकी कार्य आती है। ठीक है, SI पद्धति किस पद्धति का विस्तारित रूप है? बेटा जो SI पद्धति है इंटरनेशनल सिस्टम है। ठीक है, ये एक्चुअली में MKS पद्धति का विस्तारित रूप है। मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली का जो विस्तारित रूप आगे चल करके आता है वो SI पद्धति के रूप में आता है, इंटरनेशनल सिस्टम के रूप में आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं और शानदार प्रश्नों को देखते हैं। माप तौल के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का मुख्यालय, माप तौल का जो काम करता है उसका जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का मुख्यालय एक्चुअली में कहाँ पर है? तो सेवरेस में है। और सेवरेस बेटा आपके फ्रांस में पड़ता है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। शोर को किस मात्रक के द्वारा मापा जाता है? बेटा जो शोर होता है, या आप इसे ध्वनि भी कह सकते हैं, आवाज़ भी कह सकते हैं, बैलूम कम कर पप्पा जग जाएगा वही ना कर, तो इसमें बेटा डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। मतलब शोर को मापने के लिए, आवाज़ को मापने के लिए, ध्वनि को मापने के लिए हम डेसिबल का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में दशमलव प्रणाली कब से प्रारंभ की गई थी? शुरुआत किसने किया? मैंने अभी आपको बताया, अब आप एक्चुअली मुझे बताओगे कमेंट करके। लेकिन दशमलव प्रणाली की शुरुआत भारत में कब से होती है? तो 1 अप्रैल 1957 से इसकी शुरुआत होती है। अगला है कि एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? आप जानते हो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अक्सर सुनते हैं कि हमने ईरान से इतना तेल मंगाया, अमेरिका से इतना तेल मंगाया, रूस से इतना तेल मंगाया। तो वो एक्चुअली क्या होता है ना, बैरल में ही मापा जाता है। तो बैरल में बेटा क्या होता है ना, एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। अगला है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम किस राशि का मात्रक है? तो एंगस्ट्रॉम जो है ना बेटा ये लंबाई का मात्रक है। ओके, चलिए नैनो तकनीकी का संबंध किससे है? तो बेटा नैनो तकनीकी का नाम ही है नैनो, चलाओ न नैनो से, है ना। तो नैनो तकनीक बेटा लघुकरण के लिए काम करती है या परमाणु भौतिकी सेक्टर से रिलेटेड है, मतलब इसका संबंध आपके लघुकरण से भी है और परमाणु भौतिकी सेक्टर से भी है। अगला प्रश्न बेटा, जल का त्रिक बिंदु, क्या बेटा? त्रिक बिंदु ताप जल का किस ताप को माना जाता है? तो एक्चुअली में जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना, 0 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है इसे त्रिक बिंदु ताप के नाम से जाना जाता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक बेटा क्या है? तो इसका राइट आंसर है कैंडेला। कैंडेला आपके ज्योति तीव्रता का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जहाज की गति मापने के लिए किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है? बेटा समुद्री जहाज की जो गति है उसे हम नाट में मापते हैं और इसके द्वारा जो चली गई दूरी होती है उसे हम नाटिकल मील के नाम से जानते हैं। ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बेटा जो ओजोन परत है, जो सूर्य से आने वाली या आपका सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, उस दौरान जो पराबैंगनी किरणें आ रही होती हैं पृथ्वी में, उसको रोकने का काम ओजोन परत करती है। और इसकी जो मोटाई नापना है ना, तो हमें डाबसन इकाई का प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? ओजोन परत की मोटाई को हम डाबसन इकाई के द्वारा मापते हैं। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? बेटा ऊष्मा का मात्रक एक्चुअली में आपका कैलोरी है। तभी आप सुनते हो एक व्यक्ति को इतनी कैलोरी ऊर्जा मिलनी चाहिए दिन भर में, ठीक है, जिससे कि उसका शरीर सुव्यवस्थित तरीके से काम कर पाएगा और
विभिन्न रोगों से भी लड़ पाएगा और व्यक्ति जो है एनर्जेटिक रहेगा। द्रव्यमान का सबसे बड़ा व्यावहारिक मात्रक क्या है? इसका राइट आंसर है चंद्रशेखर सीमा। ये द्रव्यमान का व्यावहारिक मात्रक है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अगला प्रश्न है कि माइक्रोन किस भौतिक राशि का मात्रक है? बेटा जो माइक्रोन है ये लंबाई का मात्रक है और ये छोटे मात्रक होते हैं। एक्चुअली में लंबाई के जो बड़े मात्रक होते हैं वो इसी में लंबाई के, जैसे मीटर में मापते हो आप तो डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, टेरा, पेटा, एटा, ये सब बड़े वाले मात्रक होते हैं। और लंबाई के जो छोटे मात्रक होंगे मीटर से वो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, वेटो, तो माइक्रो आया ना, वही माइक्रोन है बेटा। ये सब आपके जो है मात्रक होते हैं, लंबाई के छोटे मात्रक होते हैं। ओके, समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? तो फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई को मापने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है बेटा, किसी तारे की दूरी नापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है? मतलब किसी तारे की आप दूरी को मापना चाहते हैं तो उसके लिए जो यूनिट होने वाली है वो प्रकाश वर्ष यूज करेंगे। एक्चुअली में क्या होता है बेटा, लंबी दूरियों को मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण, जैसा कि आप जानते हो, पौधे भोजन का निर्माण करते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। के दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? तो लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की जो दर है, रेट है, वो सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? कार में सेल्फ करने के लिए, सेल्फ स्टार्ट करने के लिए बैटरी का यूज करते हैं, लाइट वगैरह के लिए। तो बेटा वहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है कार में जो बैटरी यूज होती है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है प्रचुर मात्रा में? तो विटामिन B12 में बेटा आपके कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एक्चुअली में बेटा ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट आंसर क्या है? ऊर्जा। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन आपके डायनामाइट में पाया जाता है। बड़े से बड़े बिल्डिंग को, बड़े से बड़े पुल को उड़ा सकता है डायनामाइट, बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, ओके, चलिए शुरू करते हैं अगले प्रश्न पर डिस्कशन। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? बेटा प्रकाश वर्ष अभी मैंने अवगत कराया आपको, दूरी का मात्रक है, लंबी दूरियों का मात्रक है। ओजोन परत हमें किसके संरक्षण देने का काम करती है? किससे संरक्षण देती है? साथ में रहेगा, किससे संरक्षण देती है? तो परावैंगनिक किरणों से संरक्षण देने का काम ओजोन परत करती है। अगला प्रश्न है बेटा, जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो घनत्व की बात कर रहे हैं तो बेटा जल का जो अधिकतम घनत्व है ना वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो घनत्व है वो अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। पक्षियों में पंखों का मुख्य काम क्या होता है? पंख एक्चुअली में क्या काम करते हैं पक्षियों में? तो ये बेटा शरीर की ऊष्मा को बनाए रखने का काम करते हैं, उड़ने में तो मदद करते ही करते हैं। ठीक है, लेकिन इसलिए विशेष करके इनका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक मोटर वाहन के पीछे की चीज़ों को देखने के लिए, अरे कोई गाड़ी है, आप बाइक ले लो, कार ले लो, साइड वाला मिरर लगा होता है। एक्चुअली में कह रहा है कि कौन सा दर्पण का उसमें प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, जिससे दूर तक की गाड़ियां हमें नज़र आती हैं कि पीछे वाली गाड़ी का मूवमेंट क्या हो रहा है, किस तरीके से आ रही है। ठीक है, तो बेटा जो भी गाड़ी है, बाइक हो या फिर 4 पहिया गाड़ी कोई भी हो, वहाँ पर पीछे की चीज़ों को देखने के लिए एक्चुअली में जो दर्पण होता है ना वो उत्तल दर्पण प्रयोग किया जाता है। नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल होता है? बेटा नींबू जो होता है ना इसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल आपको नींबू में देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो बेटा जल में जो वायु का बुलबुला है अवतल लेंस की तरीके व्यवहार करता है, अवतल लेंस की तरीके व्यवहार करता है। किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण शुरू हो जाता है? मतलब किसकी कमी हो जाएगी कि आपके दांत जो है झड़ने लगेंगे, ख़त्म होने लगेंगे? तो फ्लोरीन की कमी से ऐसा होता है। मतलब फ्लोरीन की कमी अगर हुई तो दांतों का क्षरण शुरू हो जाएगा, घिसावट शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे करके बिना दांत वाले प्राणी बन जाएंगे आप। अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष जिसे आप मायोपिया के नाम से जानते हो। बेटा निकट दृष्टि दोष जो होता है उसे हम मायोपिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग होता है? तो इसके निवारण के लिए हम
अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। मतलब निकट दृष्टि दोष का निवारण करना है हमें, तो इसके लिए हमें अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा। स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किसके मापन में होता है बेटा? स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग हम रक्त दाब मापने का काम करते हैं, ब्लड प्रेशर नापने का काम करते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न है कि भोजन की ऊर्जा किस में मापी जाती है? जो आप खाना खाते हो उसकी ऊर्जा को एक्चुअली में हम कैलोरी में मापते हैं। ठीक, अगर हाइड्रोजन को वायु में जला दिया जाए तो क्या होगा? यार हाइड्रोजन को जलाना चाहते हो, वायु का मतलब ऑक्सीजन में, तो भैया क्या बना लेगा? जल बना लेगा। ठीक है, H2O बना लेगा, यहाँ पर 2O2 रहेगा, इस तरीके से बना लोगे आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? 2H2O। अच्छा ज़्यादा हो गया क्या? तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के ले लो, इसका 1 कर लो। ठीक है, ऐसे कर लो। अब ठीक है ना, 2H2O हो गया कि नहीं हो गया? ये देखो 4 हाइड्रोजन के परमाणु हो गए और ऑक्सीजन के भी 2 हो गए। इस तरीके से बन जाएगा। मतलब हाइड्रोजन को आप हवा में जला दोगे तो पानी तो बनना है, पानी बन जाएगा। ठीक है, पानी पानी कर देगा आप सभी को। चलो यहाँ तक भी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वनस्पति तेल को वनस्पति घी में, मतलब वनस्पति वाला जो तेल है उसे वनस्पति घी में किस प्रक्रिया के द्वारा चेंज किया जाता है, बदला जाता है? तो इसके लिए हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। बिजली के बल्ब का तंतु किससे बना होता है? एक्चुअली पूछ रहा है बिजली के बल्ब में जो तंतु होता है जो जलता है वो बेटा टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। बहुत प्रश्न पूछा जाता है, इसे आप सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण कहें या फिर ध्वनि की तीव्रता की बात करें, कहें है वैसे यहाँ पर। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण की बात करें या ध्वनि की तीव्रता की बात करें, इसका मापन किस में किया जाएगा? डेसिबल में किया जाएगा। मैंने प्रश्न बोला भी था, पहले प्रश्न भी था। आवाज़ हो, ध्वनि हो, साउंड हो जिसे आप कह सकते हो, ध्वनि प्रदूषण हो, ध्वनि की तीव्रता हो, सबको बेटा आपके डेसिबल में मापा जाता है। वायु का क्वथनांक डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होता है? मतलब कह रहा है कि जो वायु नहीं है, सॉरी पानी। ठीक है, पानी का जो क्वथनांक है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो पानी का क्वथनांक का मतलब होता है पानी का उबलना। पानी के क्वथनांक की बात कर रहा है तो पानी का उबलना मतलब एक्चुअली में पानी आपका कितने तापमान पर उबलने लगता है? तो पानी बेटा 100 डिग्री पे सेल्सियस पे उबलने लगता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी आपका उबलने लगता है। लेकिन कह रहा है भैया फ़ारेनहाइट में बताओ, तो फ़ारेनहाइट में एक्चुअली होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आपका जो है पानी उबलने लगेगा। अगर फ़ारेनहाइट की बात करोगे वैसे तो 100 डिग्री में उबलता है, फ़ारेनहाइट में बात करोगे 212 हो जाएगा। बस फ़र्क इतना ही है, क्योंकि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में वो चेंज कर देगा। अगला प्रश्न है कि शरीर में मौजूद विटामिन के की बात कर रहा है। शरीर में मौजूद जो विटामिन के है, विटामिन के की बात कर रहा है। तो शरीर में मौजूद जो बेटा विटामिन के है, इसका मुख्य कार्य एक्चुअली में है क्या? तो रक्त का थक्का जमाना। ब्लड का जो बेटा थक्का जम जाता है ना, खून, चोट आपके लग जाती है, कुछ देर बाद 3-4-5 मिनट बाद खून क्या होता है? बंद हो जाता है, वहाँ पर थक्का सा जम जाता है। तो बेटा विटामिन के कारण ही होता है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो थक्का जमता नहीं है, फिर खून बहता रहता है, दबा दबा के रोकना पड़ता है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को किस नाम से जाना जाता है? तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ हैं और उनका हम समांगी मिश्रण बना रहे हैं, तो उसे हम बेटा विलयन के नाम से जानेंगे, उसे हम विलयन बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अग्निशमन के लिए हम किस गैस का प्रयोग करेंगे? मतलब आग हम बुझाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करना पड़ेगा, CO2 का प्रयोग करना पड़ेगा। वो अग्निशमन वाले जो सिलेंडर नहीं होते हैं उनमें एक्चुअली इसी तरीके से होता है, जब हिला डुला के ठोका जाता है उसके बाद जब गैस निकलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और बुझा देती है। ठीक है, मृदु पेय पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फटाफट पिए चले जाते हो। मृदु पेय पदार्थ, उसमें बेटा फॉस्फोरिक अम्ल और कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोयले के किस रूप में सबसे अधिक मात्रा में कार्बन पाया जाता है? तो बेटा जो कोयला है उसमें जो एंथ्रासाइट प्रजाति का कोयला है, इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन देखने को मिलता है। सिगरेट पीने के शौकीन लोग लाइटर जेब में रखे हुए घूमा करते हैं, उसमें एक्चुअली में कौन सी गैस प्रयोग करते हैं? वो मतलब उनके लाइटर में गैस कौन सी भरी होती है, वो आपसे ये कह रहा है। तो वहाँ पर बेटा ब्यूटेन गैस उनके लाइटर में भरी होती है, जिससे वो सिगरेट को जलाते हैं और धुआं धुआं कर देते हैं। अगला प्रश्न है कि आकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश बेटा
प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से हमें नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं मानव शरीर के किस अंग में मिलेंगी? तो अग्नाशय में मिलेंगी। ये आपके बायोलॉजी का प्रश्न, मैंने बोला था मोस्टली प्रश्न आपको कहाँ के मिलेंगे, तो वो फिजिक्स के मिलेंगे और एक आधे तो फिर आ ही जाएंगे। ठीक है, किसे जहरीली शराब के नाम से जाना जाता है? बेटा अक्सर आप सुनते हो कि इस राज्य में जहरीली शराब पीने की वजह से इतने सारे लोगों की मृत्यु हो गई है, तो वो बेटा मेथेनॉल होता है। मेथेनॉल को जहरीली शराब के नाम से जाना जाता है। खट्टे दूध या फिर दही की बात करें, कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो खट्टे दूध में या फिर दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सेब की बात करो या फिर नाशपाती की बात करो, कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें बेटा आपको मैलिक अम्ल देखने को मिलेगा। राइट आंसर क्या है? मैलिक अम्ल आपके सेब या नाशपाती में पाया जाता है। किस उपकरण के द्वारा ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में चेंज किया जाता है? मतलब वो कौन सा उपकरण है जिससे हम ध्वनि वाली तरंगों को विद्युत तरंगों में चेंज करेंगे? तो इसका राइट आंसर है माइक्रोफोन का प्रयोग करेंगे। माइक्रोफोन के माध्यम से हम ध्वनि तरंगों को बेटा विद्युत तरंगों में चेंज कर लेंगे, बदल लेंगे। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी होती है? तो सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा बेटा आपकी फ्रैक्टोज होती है। राइट आंसर क्या है? फ्रैक्टोज। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एथेनोइक अम्ल बेटा आपके सिरके का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न आपके सामने, नाखून पॉलिश को हटाने के लिए आपने क्या किया? नाखून में पॉलिश लगा ली ना, लगाते हैं ना रंग बिरंगा करने के लिए, तो आपने क्या किया? लाल लाल लगाई, एक में नीला गलती से पोत लिया। उसे आप साफ करना चाहते हो तो किसका प्रयोग करने वाले हो? एसीटोन का प्रयोग करोगे। एसीटोन लगा दोगे जिस भी नाखून में, उसमें जो भी आपकी पॉलिश वॉलिश लगी है वो ख़त्म हो जाएगी, मिट जाएगी। अम्ल का स्वाद बेटा कैसा होता है? खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा खट्टा होता है। ठीक, चलो अगला प्रश्न, अगर किसी व्यक्ति को हाइपरमेट्रोपिया, जिसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं, क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूरदृष्टि है किसी आदमी को, इसका निवारण करना है तो उसे कौन सा लेंस लगवा देंगे? कौन सा चश्मा लगवा देंगे? भैया उत्तल लेंस वाला हम चश्मा लगवा देंगे, जिससे कि दूरदृष्टि की जो समस्या है उस व्यक्ति की दूर हो जाएगी। मतलब निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के नाम से जाना जाता है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का, और दूर दृष्टि के निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दिमाग में रखिएगा। सौर भट्ठी में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो बेटा इसमें हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं सौर भट्ठी में, सोलर भट्ठी में। कोलाई नामक जो जीवाणु है मानव शरीर में कहाँ पर पाया जाता है? तो बेटा कोलाई नामक जो जीवाणु है मानव शरीर की आंतों में पाया जाता है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ओके, हेल्पफुल है हमारे लिए, अच्छा बैक्टीरिया है, हमारे काम का है। धातुओं को पतली चादरों के रूप में बदलने का जो गुण है उसे क्या बोला जाता है? उसे आघात वर्धनीयता के नाम से जाना जाता है, जिसमें बेटा धातुओं को पतली पतली चादरों के रूप में चेंज कर लिया जाता है, बदल लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क के ट्यूमर को हटाने और कैंसर के उपचार के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? मतलब किसी मस्तिष्क में, किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क में ट्यूमर हो गया है या फिर कैंसर की जो कोशिकाएं हैं जो उसे नुकसान पहुंचाएंगी, उनको ख़त्म करना है, हटाना है, इसके लिए हम कोबाल्ट 60 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यही राइट आंसर भी है। आयरन प्रचुर मात्रा में किन खाद्य पदार्थों में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो आयरन है ना बेटा वो आपको हरी सब्जियों में देखने को मिलेगा। राइट आंसर क्या है? हरी सब्जियों में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, टाइलिन एंजाइम मानव शरीर में कहाँ पर पाया जाता है? बेटा टाइलिन एंजाइम जो है मानव शरीर के लार में पाया जाता है। आप लोग खाना खाते हो, उसे लसलसा बनाने का काम करता है और पाचन भी हमारा भोजन का मुंह से ही शुरुआत हो जाती है। ओके, आपातकालीन परिस्थिति में कौन सा हार्मोन्स मानव शरीर में उत्सर्जित होता है? जब आपातकालीन आती है, एकदम आपातकाल, एकदम इमरजेंसी आ गई ना, तो उस दौरान बेटा एड्रेनलिन नामक हार्मोन्स हमारे शरीर में उत्सर्जित होता है, जिसे आपातकालीन हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। तांबा और जस्ता को
मिला देने से कौन सी मिश्र धातु तैयार होती है। मतलब अगर हमने क्या किया, तांबा ले लिया और इसके बाद जस्ता ले लिया, दोनों को मिक्स कर लिया, तो मिक्स करेंगे तो क्या बन के तैयार हो जाएगा बेटा, पीतल बन करके तैयार हो जाएगा। किस उपकरण का प्रयोग रोगियों के हृदय की गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। किसी रोगी का ये हार्ट है, इसे कंट्रोल करना है, आउट ऑफ कंट्रोल चल रहा है, तो पेस मेकर का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर क्या है बेटा, पेस मेकर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा और बालों का रंग किसके कारण होता है। मतलब जो रंग बालों का होता है, त्वचा का होता है, वो किसकी वजह से होता है। तो मेलानिन एक वर्णक होता है और इसी वजह से हमारी त्वचा और बालों में कोई ना कोई रंग होता है। कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर भी तरल अवस्था में लिक्विड फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी, वो भी अधातु है आपकी। तो ब्रोमीन इज द राइट आंसर और इसका प्रतीक बेटा Br है। ब्रोमीन आपकी एक अधातु में आती है, कमरे का टेम्परेचर होगा उसमें भी आपको लिक्विड फॉर्मेट में देखने को मिलेगी, तरल अवस्था में देखने को मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, घेंघा रोग किसकी कमी से उत्पन्न होता है। आपने देखा है गले में गलकंठ रोग भी बोलते हैं, गला से सूज जाता है, आयोडीन की कमी से एक्चुअली ऐसा होता है। तो आयोडीन की कमी से बेटा घेंघा रोग हो जाता है। ठीक, अगर तापमान को बढ़ा दिया जाए, टेम्परेचर को हम बढ़ा देते हैं, तो सभी शुद्ध धातुओं का जो प्रतिरोध है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भैया जब धातुओं का तापमान ही आप बढ़ा दोगे तो उनका जो प्रतिरोध है वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो धातुओं का तापमान इधर आपने बढ़ाया नहीं कि उनका जो है क्या होगा, प्रतिरोध भी उधर बढ़ने वाला है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो वो ऑक्सीजन मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत या इसे प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत भी बोला जाता है, किसके द्वारा दिया गया था। तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। तो इस तरीके से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके 100 प्रश्न थे वो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप तक पहुंचा दी है। ठीक है, अब वीडियो आपको कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और मुख्य बात है कि अगर पहली बार विजिट किए हो, सपोर्ट करें। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और अपनी राय देने के लिए या कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।